नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज का जो है आज हम यहाँ पे 27वां पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है 26 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने उन पार्ट को नहीं देखा है तो डेफिनेटली जो है आपको वो पार्ट्स देखने चाहिए, और इसकी पीडीएफ जो है वो बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो वहाँ से जाके डाउनलोड करके आप खुद से भी जो है इस पीडीएफ को एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। और इस वीक सैटरडे और संडे जो है हमारी 2 और वीडियो आने वाली है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर टॉपिक के ऊपर। स्टैटिक जीके का जो हमने पोर्शन चलाया है, सीरीज चलाई है, वो एवरी सैटरडे और संडे आएगी। ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, एवरी सैटरडे और संडे आएगी। शाम को 4 बजे आएगी। ठीक है, शाम को 4 बजे आएगी। पिछले वीक उसके अंदर एक वीडियो, पहली वीडियो डाली गई थी, जो वीडियो थी पद्म पुरस्कारों की। ठीक है, पद्म पुरस्कार, ये पद्म पुरस्कार जो है कंप्लीट करवा दिए गए थे। इस संडे हम क्या करवाएंगे, इस संडे जो है सैटरडे संडे को एक एक टॉपिक कराएंगे। पहला टॉपिक तो कराएंगे विश्व धरोहर सूची संयुक्त राष्ट्र की। तो जो ये विश्व धरोहर सूची है संयुक्त राष्ट्र की, जो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है ना इंडिया के अंदर, कंप्लीट जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं इंडिया के अंदर, कौन कौन सी है, और कितने कौन से वर्ष जो है उनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। पहला पहला टॉपिक ये करेंगे, और जो दूसरा संडे के दिन टॉपिक करेंगे वो करेंगे ऑस्कर। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड के बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। और सर फर्स्ट अवार्ड किसको मिला था, अभी जो लेटेस्ट अवार्ड 2025 दिए गए हैं, ये किस किस को मिला है, किस किस कैटेगरी में मिला है, हिस्ट्री से लेके करंट अफेयर का जो है हम कंप्लीट डिटेल जान लेंगे। तो सैटरडे संडे को ये टॉपिक्स देखना ना भूलिएगा, जिससे आपका करंट अफेयर भी जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। ये बेसिक जानकारी थी जो आपको बतानी थी। और भी अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है या सजेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेंट ने मुख्य प्रेरणा थे। तो ये बेसिकली पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय मानवता संगठन था, तो वो कौन सा था जिसकी स्थापना का जो मुख्य स्रोत था या फिर मुख्य फोकस था, वो था स्विट्जरलैंड के व्यवसायी थे जिनका नाम था हेनरी ड्यूनेंट। तो कौन सा था ये, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय समिति, रेड क्रॉस समिति। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति थी, इसकी इसकी जो स्थापना की गई थी, ये किसके प्रेरणा के तौर पर की गई थी, तो ये स्विट्जरलैंड के व्यवसायी थे जीन हेनरी ड्यूनेंट। इन्हीं की प्रेरणा के ऊपर जो है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस जो है समिति की स्थापना की गई थी। बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1863 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। 1863 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी जो है स्थापना आपको पता चल गया हेनरी डूनेंट के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। और 1901 में जो है शांति पुरस्कार भी इसको मिल चुका है। ठीक है, 1901 में जो है इसका शांति पुरस्कार जो है मिल चुका है, शांति पुरस्कार जो है इसको मिल चुका है। ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, आप मुझे ये बताना, ये जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति है, इसको कितनी बार जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। ये सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार जो है इसको 1901 में मिला था। ठीक है, प्रथम जो है इसको 1901 मिला था। 3 इसको नोबेल पुरस्कार मिले हैं, दूसरा और तीसरा। ये आप मुझे बताएंगे कब कब जो है इसको नोबेल पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, इतनी जानकारी आप इस अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के बारे में याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं विश्व खाद्य क्रम जो है वर्ल्ड फूड जो है प्रोग्राम के बारे में हम देखेंगे। तो ये जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना जो है इसकी स्थापना 1961 में रोम इटली में हुई थी। ठीक है, 1961 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, हेडक्वार्टर जो इसका हो जाएगा रोम इटली में जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है,
रोम इटली में इसका जो है मुख्यालय हो जाएगा। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करूँ तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 1948 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ठीक है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में नहीं होएगा इसका, माफ़ कीजिए, हाँ जिनेवा में ही होएगा इसका। और उसका बाद हम बात करें इसकी ग्लोबल फॉर्म डिजास्टर रिडक्शन, तो इसकी ये इंग्लिश में लिखा गया है, आप पहले याद रखना, ग्लोबल फॉर्म फॉर डिजास्टर रिडक्शन। इसको हिंदी में क्या कहा जाएगा? तो इसको हिंदी में कहा जाएगा आपदा जोखिम न्यूनीकरण। इसकी जो स्थापना थी ये कब हुई थी? ये दिसंबर 1999 में हुई थी। ठीक है, दिसंबर 1999 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ग्लोबल फोरम फॉर डिजास्टर रिडक्शन। और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे हो जाएगा? जिनेवा के अंदर। तो ये चारों जो मैंने इंस्टीट्यूट है इनकी स्थापना वर्ष आपको बताइए, तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया पाषाणकालीन शिला चित्रकार जो है कहाँ पाई जाती हैं? तो ये जो चित्रकारी है ये पाषाणकालीन शिला चित्रकारी है, तो ये कहाँ पाई जाती है? ये चित्रकारी है भाई, ये चित्रकार लिख दिया, यहाँ पे चित्रकारी आएगा। ठीक है, चित्रकारी जो है ये कहाँ पर पाई जाती है? नालंदा, भीमबेटका, एलिफेंटा या फिर बाघ की गुफाएं। तो बाघ की गुफाएं राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भीमबेटका गुफाएं के अंदर ये पाया जाता है। और भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर ये अवस्थित हैं। और मध्य प्रदेश से अवस्थित होने के बाद ये जो भीमबेटका गुफाएं हैं 2003 में जो है इनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, 2003 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर जो है इंक्लूड कर लिया गया था भीमबेटका गुफाओं को। ठीक है, और नालंदा की स्थापना किसने की थी? नालंदा की स्थापना आप सभी जानते हैं, नालंदा की स्थापना जो है गुप्त साम्राज्य के सम्राट गुप्त प्रथम ने की थी। ठीक है, गुप्त प्रथम के द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई थी। और गुप्त साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? तो गुप्त साम्राज्य की नींव जो थी वो श्रीगुप्त ने डाली थी। ठीक है, श्रीगुप्त ने जो है इसकी नींव डाली थी। उसके बाद हम बात करें बाघ गुफाएं, तो बाघ गुफाएं ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले में अवस्थित हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के झार जिले में अवस्थित है। और एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है? ये पिछली वीडियोस में लगभग हर वीडियोस में मैं बताता आया हूँ एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि एलिफेंटा गुफा जो है ये भारत के किस राज्य में अवस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? तो कौन सी जनजाति है जो भगोरिया उत्सव मनाती है? तो ये भील जनजाति है जो कि भगोरिया उत्सव मनाती है। और ये 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो है सर्वाधिक जनजाति भी है ये। ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति है ये 2011 के अनुसार, सबसे बड़ी जनजाति। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है जलवायु प्रणाली के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का कानूनी दस्तावेज नहीं है? तो कौन सा जो है इन ऑप्शनों में से संयुक्त राष्ट्र का कानूनी दस्तावेज नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो है संयुक्त राष्ट्र का कानूनी दस्तावेज नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की बात हुई है तो 24 अक्टूबर 1945 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। और जो मुख्यालय है वो हो जाएगा न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है, न्यूयॉर्क के अंदर इसका मुख्यालय हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है यहाँ पे फ्रेमवर्क ऑन, ये इसकी बात हो रही है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसकी बात करूँ तो इसकी जो इसको कब अपनाया गया था? तो 1992 का जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था ना रियो डी जेनेरियो के अंदर, उसी के अंदर जो है इसको अपनाया गया था, पृथ्वी समिट के अंदर। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसी के दौरान जो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन
क्लाइमेट चेंज को जो है अपनाया गया था। ठीक है, उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल की बात करूं तो ये भी जो है जो हमारी जलवायु प्रणाली है इसी से जुड़ा हुआ है। जलवायु प्रणाली के संरक्षण से ही पेरिस समझौता भी जुड़ा हुआ है और क्योटो प्रोटोकॉल भी जुड़ा हुआ है। तो क्योटो प्रोटोकॉल की बात करूं तो ये दिसंबर 1997 में हुआ था। दिसंबर 1997 में हुआ था ये। और ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल जो कहाँ पर हुआ था, ये जापान में हुआ था। ठीक है, जापान में हुआ था दिसंबर 1997 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे। सबसे पहले आप याद रखेंगे ये जो मोहम्मद खान के खिलाफ जो है त्रिपक्षीय संधि हुई थी, ये कब हुई थी? 1838 में हुई थी ये। ठीक है, तो मोहम्मद खान के खिलाफ जो 1838 में त्रिपक्षीय संधि हुई थी उस पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे भाई लॉर्ड एलनब्रो ने किए थे, महाराजा रणजीत सिंह ने किए थे और सुजाऊ दौला के द्वारा जो है ये हस्ताक्षर किए गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किस से संबंधित है? ये किसी से संबंधित है, थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है, इनको थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये किस से संबंधित आएगा? प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है ये किस से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एलपीजी कनेक्शन से जो है ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इससे संबंधित है। और इसकी शुरुआत जो है कब की गई थी? एलपीजी की जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है इसकी शुरुआत की गई थी 1 मई 2016 को। ठीक है, 1 मई 2016 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी शुरुआत की गई थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। ठीक है, उज्ज्वला योजना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया बैंक दर शब्द का अर्थ क्या है? जो बैंक दर शब्द है इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका जो है अर्थ हो जाएगा गैर अनुसूचित बैंक द्वारा व्यक्तियों को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो बैंक दर होती है इसका शब्द का अर्थ तो क्या होता है? केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज दर, ये इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। बैंक दर शब्द का ये मतलब होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं तो 8 में क्या कहा गया है? आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का जो आयोजन है ये कहाँ हुआ था? तो ये यूनाइटेड किंगडम में हुआ था भाई। ठीक है, आईसीसी जो पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन है ये कहाँ पर हुआ था? तो ये जो है यूनाइटेड किंगडम के अंदर हुआ था। ये पुराने वाला आप याद नहीं रखेंगे, मैं बता देता हूँ आपको क्या याद रखना है। एक तो आप याद रखेंगे आईसीसी क्रिकेट ओडीआई वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप। ठीक है, ये 50-50 ओवर वाला होता है। ठीक है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? 2023 का। तो ये जो आयोजित किया गया था 2023 का, ये भारत के अंदर आयोजित किया गया था। ठीक है, एक तो आप ये याद रखेंगे। और ये जो नेक्स्ट इवेंट है आईसीसी का, यही ओडीआई 50-50 ओवर वाला, ये 2027 वाला कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये साउथ अफ्रीका में आयोजित करवाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या याद रख सकते हैं? एक T20 वाला याद रखना। T20 2024 कहाँ पर आयोजित करवाया गया था? आईसीसी मेंस का। ठीक है, मेंस T20 कहाँ पर आयोजित करवाया गया था? तो ये अमेरिका में आयोजित करवाया गया था। ठीक है, उसके बाद आप क्या याद रख सकते हैं? अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है CT 2025, ये कहाँ पर आयोजित करवाई जा रही है? ये पाकिस्तान के अंदर आयोजित करवाई जा रही है, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। लेकिन जो इंडिया है अपने सारे मैच दुबई में खेल रहा है, हाइब्रिड मॉडल में जो है ये मैच भारत के हो रही हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये क्रिकेट की बात हुई है तो आईसीसी और बीसीसीआई की भी याद रखना।
आईसीसी और बीसीसीआई। बीसीसीआई आईसीसी की स्थापना हो जाएगी, आईसीसी की जो फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। और बीसीसीआई की फुल फॉर्म हो जाएगी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, और इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कर्नाटक में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो कैगा परमाणु संयंत्र है, ये मैंने बता ही दिया, कैगा परमाणु संयंत्र ये परमाणु के लिए प्रसिद्ध है। कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है? कर्नाटक में अवस्थित है। कर्नाटक बेंगलोर के अंदर ये अवस्थित है। नाभिकीय संयंत्र इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और कैगा परमाणु संयंत्र की जो स्थापना है ये कब हुई थी? 2000 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है इनमें से कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क ओंटारियो झील और एरी झील के बीच में स्थित है? तो लैंडमार्क जो है इनमें से कौन सा जो है ओंटारियो झील और जो है एरी झील के बीच में अवस्थित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा नियाग्रा प्रपात। जो नियाग्रा प्रपात है ये ओंटारियो झील और एरी झील के बीच में जो है अवस्थित है। ठीक है, नियाग्रा प्रपात कहाँ पर अवस्थित हो जाएगा? कनाडा के ओंटारियो और अमेरिका के न्यूयॉर्क की सीमा पर अवस्थित है, और नियाग्रा नदी पर ये बना हुआ है। ठीक है, नियाग्रा नदी भी आप याद रखेंगे। उसके बाद एंजल प्रपात की बात करूँ तो एंजल प्रपात कहाँ पर है? तो ये वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के बोलीवर राज्य के कैनाइमल राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है। तो वेनेजुएला आप याद रखेंगे, वेनेजुएला। वेनेजुएला कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका के अंदर है। ठीक है, तो ये जो वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के अंदर बोलीवर राज्य है, बोलीवर राज्य है, बोलीवर राज्य, इसी के अंदर जो है नेशनल पार्क है ये, और वहीं पर ये जो है एंजल फॉल्स अवस्थित है। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा जो है ये झरना है। उसके बाद इग्वाकू जलप्रपात की बात करूँ तो ये इग्वाजू जो जलप्रपात है ये अर्जेंटीना ब्राजील सीमा पर अवस्थित है। अर्जेंटीना और ब्राजील। ठीक है, जो है अर्जेंटीना और ब्राज़ील की सीमा पर अवस्थित है, और इग्वाकू नदी पर इसको इग्वाकू नदी पर ही ये अवस्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो कितना होता है भाई? 6 महीने का अंतराल होता है। तो ये जो 2 क्रमिक सत्र होते हैं संसद के शीतकालीन, वैसे तो शीतकालीन और जो शीतकालीन और होता है, एक वर्षाकालीन होता है और एक और होता है, 3 होते हैं। लेकिन ये जो 2 सत्र होते हैं अधिकतम संख्या इनकी जो अधिकतम संख्या होती है इनके बीच के समय की वो 6 महीने होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, 6 महीने होती है 2 सत्रों के बीच के अधिकतम समय सीमा। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। तो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रेल मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न PSU जो है हो जाएगा। वर्तमान में हमारे नवरत्न कंपनियां कितनी हैं? तो 14 जो है हमारी नवरत्न कंपनियां हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है मई 2019 में उड़ीसा में एक प्रचंड चक्रवात आया था जिसे फेनी नाम दिया गया। सबसे पहले आप याद रखेंगे ये जो फेनी चक्रवात है, फेनी चक्रवात ये कब आया था? 2019 में आया था। ये ईयर आप याद रखेंगे। तो फेनी चक्रवात जो है 2019 में आया गया था। इस नाम का अर्थ क्या है? फेनी का नाम का अर्थ हो जाएगा सर्प हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूँ तो निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? तो हार्डवेयर इनपुट डिवाइस जो है वो हो जाएगा स्कैनर। तो स्कैनर जो है एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस। ये प्लॉटर, VDU और स्पीच सिंथेसाइजर तीनों ही क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है?
तो न्यूटन के गति का दूसरे नियम का समीकरण जो है क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ये कैसे होया भाई, ये आप देख लेना भाई, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला बता दिया, दूसरे नियम का जो समीकरण है ये होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में बोला गया है ये न्यूटन के 3 गति के नियम थे, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा जो था एक्शन रिएक्शन का जो है नियम था, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। निम्नलिखित में से कौन सा साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था। तो साइमन कमीशन का जो सदस्य नहीं था वो पूछा गया है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स ए स्कॉट जो है इसके सदस्य नहीं थे। बाकी हैरी लेवेलोसन्स, जॉन साइमन और क्लेमेंट एटली, ये जो है तीनों सदस्य जो है साइमन कमीशन में थे। इसका जो गठन कब हुआ था साइमन कमीशन का, गठन 1927 में हुआ था, लेकिन भारत में पहुंचा था ये फरवरी मार्च 1928 में, ठीक है। भारत आया था 1928 के अंदर ये। और इसी जो है साइमन कमीशन का जो है इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। और साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत के अंदर आया था। 1919 जो भारत सरकार का अधिनियम था ना 1919, इसी की समीक्षा करने के लिए जो है इस साइमन कमीशन का गठन किया गया था। और इसी के विरोध में जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसी का विरोध कर रहे थे वो लाला लाजपत राय, जिनकी जो है इसी के दौरान जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया अंतर्राष्ट्रीय आज़ाद बाल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय आज़ाद जो बाल दिवस है ये हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है भाई ऑप्शन नंबर बी, 25 मार्च को जो है आज़ाद बाल दिवस जो है हर वर्ष मनाया जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS ऑफिस जो है ये नहीं हो जाएगा। MS ऑफिस जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। दिस इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। MS ऑफिस जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1983 में हुई थी MS वर्ड की स्थापना, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, MS वर्ड की जो स्थापना है 1983 में हुई थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये जो माइक्रोसॉफ्ट थी इसकी स्थापना कब हुई थी, 1975 में हुई थी, ठीक है। बिल गेट्स ने जो है इसकी स्थापना की थी 1975 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता उन्हें डैश के तौर पर जाना जाता है। तो संवहन तंत्र जिन पौधों में नहीं होता उनको किस तौर पर जाना जाता है, क्वेश्चन नंबर 19 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोफाइटा जो है उन ब्रायोफाइटा के तौर पर जो है उन पौधों को जाना जाता है जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता। संवहन तंत्र क्या होता है, कोई ऐसी प्रक्रिया जो पानी को जो है पेड़ों के विभिन्न क्षेत्रों तक ले जाती है, जैसे जड़ से लेके जो है ऊपरी सतह तक जो संवहन तंत्र प्रक्रिया होती है वो ब्रायोफाइटा पौधों के अंदर नहीं होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है। तो ये खजुराहो मंदिर से संबंधित है भाई। कंदरिया महादेव जो मंदिर है ये कहाँ पर अवस्थित, किस मंदिर समूह से संबंधित है, तो ये खजुराहो मंदिर से संबंधित है। तो ये महाबलीपुरम जो मंदिर है ये कहाँ पर अवस्थित है, ये तमिलनाडु में अवस्थित है। ये पता भी होना चाहिए आपको कौन सा मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। स्टैटिक जीके में बहुत बार पूछा जाता है ये जो है महाबलीपुरम मंदिर कहाँ पर है, तमिलनाडु में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, ये उड़ीसा में, ठीक है। ये हो जाएगा उड़ीसा में। खजुराहो का मंदिर कहाँ पर अवस्थित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। उसके बाद एलोरा की गुफा मंदिर ये हो जाएगा महाराष्ट्र में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है कि यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही किया जा सकता है। मतलब दूरदृष्टि दोष के बारे में पूछा गया है कि दूरदृष्टि दोष को दूर की वस्तुएं, ठीक है, दूरदृष्टि के बारे में पूछा गया है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, किस लेंस से इसको
ठीक किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती तो उसको निकट दृष्टि दोष है, और अवतल लेंस का उपयोग करके जो है उसको ठीक किया जा सकता है। और किसी को जो है पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देता, पास की वस्तुएं नहीं साफ दिखाई दी जाती तो उसको दूरदृष्टि दोष है, और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ भी जो है आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर टू में कहा गया भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था। तो ये कौन लेकर गया था, नादिर शाह लेकर गया था। करनाल का युद्ध हुआ था। करनाल का युद्ध कब हुआ था, 1739 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह। जीता कौन था, नादिर शाह। और ये अपने साथ क्या क्या ले गया था, एक तो मयूर सिंहासन ले गया था, और एक ले गया था कोहिनूर का हीरा। ठीक है, ये दो चीज जो है ये अपने साथ ले गया था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय मानक ब्यूरो का नहीं है। भारत मानक ब्यूरो क्यों होता है, ये होता है BIS। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना आप याद रखेंगे, इसकी जो स्थापना है BIS की स्थापना, इसकी फुल फॉर्म आप मुझे बताया बताओ कमेंट सेक्शन में। BIS की जो स्थापना होती मतलब फुल फॉर्म है वो क्या होती है BIS की, और इसकी स्थापना मैं आपको बता देता हूँ 2016 में जो है इसकी स्थापना हुई थी BIS की। ठीक है, अभी हमारा जो 4 या 5वां मॉडल चल रहा है शायद BIS के अंदर। ठीक है, ये क्या होता है, आपने देखा है फॉर एग्जाम्पल ये जो स्कूटी होती हैं, बाइक्स होती हैं, कार्स होती हैं, स्कूटी, इसके बैक साइड में ना जो आपको ऐसा लिखा मिलेगा BIS 4। अभी ये 5th भी आ गया है शायद, 4 या 5th ऐसा ही चल रहा है। ये अपडेट कर लेना और ये बताना BIS की फुल फॉर्म बताना। स्थापना मैंने बता दी 2016। तो राइट ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। खाद्य उपयोग में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण प्रक्रियाएं निर्धारित करना जो है ये प्रबंधन प्रणाली है। तो मैंने क्या बता दिया भाई, वैसे ये BIS है, वो BIS वो भी होता है भाई, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो ईंधन के अंदर से धुआं वगैरह निकलता है या कम उसकी रोकथाम के लिए, मेरे हिसाब से तो वही होगा ये। बट यहाँ पे ये खाद्य उपयोग में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण प्रक्रिया निर्धारित करना, प्रबंधन मानक तय करना, उन्हें मान्यता प्रदान करना मानक ब्यूरो का नहीं है पूछा गया है। तो सॉरी, मेरी गलती है, ये नहीं है पूछा गया भाई। ठीक है, ठीक है, खाद्य उपयोग में सुरक्षा सुनिश्चित करना जो है इसका काम नहीं है। बाकी जो मैंने आपको बताया ना वो वही है इसका ऑप्शन, वही है इसका मतलब। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 का देख लेते हैं। एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को क्या कहा जाता है। तो एकल कोशिका वाले जो निषेचित अंडे होते हैं इनको क्या कहा जाता है, तो इनको जो है युग्मनज जो है इनको बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये 2019 का पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का 19 का जो दिया गया था बलवंत मोरेश्वर पुरेंद्र को जो है दिया गया था 2019 के लिए पद्म विभूषण का जो पुरस्कार है ये बलवंत मोरेश्वर पुरंदर को दिया गया था। जो ये पद्म विभूषण की है इसकी मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, आपका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो देख लेना। पद्म विभूषण जो पुरस्कार है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको बाहर से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उसी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, वहाँ से देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है कि भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता जो है प्रदान की जाती है। तो किस योजना के अंतर्गत जो है ये पेंशनें दी जाती है, तो किसके अंतर्गत दी जाती है, तो ये दी जाती है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत जो है ये पेंशनें दी जाती है। ठीक है, उसके बाद आप क्या याद रखेंगे, ये प्रधानमंत्री जो है जनधन योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लागू हुई थी, शुरू हुई थी 15 अगस्त 2014 को ये जो है शुरू हुई थी। ठीक है,
जनधन योजना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी डी। ठीक है, तो ये मानसरोवर झील में भाई चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, वहीं से जो है ब्रह्मपुत्र नदी का जो है उद्गम होता है। ये भारत में कहाँ प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, दिहांग नाम से इसको जाना जाता है। बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में इसको जो है किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से इसको जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया 2019 में किस संगठन ने रेडियोधर्मी पदार्थ के किसी हमले की स्थिति में तुरंत राहत प्रदान करने हेतु मोबाइल फैसिलिटी विकसित की। तो ये किस संगठन ने जो है रेडियोधर्मी पदार्थ से जो हमले की स्थिति में तुरंत राहत प्रदान करने के लिए मोबाइल फैसिलिटी विकसित की थी, तो ये किसने की थी, तो 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, DRDO के द्वारा ये जो है विकसित की गई थी। जो ये रेडियोधर्मी पदार्थ से जो हमले की स्थिति में तुरंत राहत प्रदान करने के लिए जो है मोबाइल फैसिलिटी विकसित की गई थी, DRDO के द्वारा विकसित की गई थी। और DRDO की स्थापना कब हुई थी, 1958 में। ठीक है, बार्क की स्थापना कब हुई थी, 1954 में। ठीक है, उसके बाद और क्या याद रख सकते हैं, CSIR की स्थापना कब हुई थी, 1942 में। इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। ठीक है, ये चीज़ें भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनका, तो ये जो समस्थानिक होते हैं ये कैसे परमाणु होते हैं जिनका, तो किनका, परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु द्रव्यमान जो है भिन्न भिन्न होता है। ये डेफिनेशन है समस्थानिक की। ठीक है, समस्थानिक परमाणु जो है इनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है वो भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो 30 में क्या कहा गया है, विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंह जीत किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो ये जो विख्यात नृत्य गुरु है राजकुमार सिंह जीत, ये किस नृत्य शैली से संबंध रखते हैं, तो ये मणिपुरी जो है नृत्य शैली से संबंध रखते हैं। कौन रखते हैं, ये विश्व विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंह जीत जो हैं ये नृत्य शैली किससे संबंध रखते हैं, तो ये मणिपुरी से जो है संबंध रखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है। सबसे पहले आपको याद रखना है, अगर राष्ट्रपति, सबसे पहले आपको ये रखना है जो राष्ट्रपति है हमारा वो देश का सर्वोच्च नागरिक है, देश का प्रथम नागरिक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 52 से 62। उसके बाद देश का जो द्वितीय नागरिक है वो कौन है, तो ये हो जाएगा हमारे नागरिक उपराष्ट्रपति। और ये राज्यसभा के प्रदेन अध्यक्ष भी होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो ये अनुच्छेद आते हैं हमारे 52 से 62, ये आते हैं हमारे 63 से 73। ठीक है, ये अनुच्छेद के बीच में ये जो है आते हैं हमारे। और जो है सबसे पहले आप याद रखेंगे राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित होता है तो उसके बाद जो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार तो है उपराष्ट्रपति संभालते हैं। और अगर उपराष्ट्रपति भी जो है अनुपस्थित है तो उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो है राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है, तो ये संभालते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये जानकारी जो है आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 31 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश। और सर्वोच्च न्यायालय की बात हुई है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो कब हुई थी, ये 1950 में जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता, ये मोरक्को का निवासी था। ये ऑप्शन में ही दिया गया है, मोरक्को का निवासी था। और ये जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी। कब आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था। और आप मुझे बताएंगे तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तुगलक वंश की स्थापना, ठीक है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन जो है समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 3 सम्मेलन हुए थे, आप सभी जानते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? लिखा है ना, ये रहा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। ठीक है, इसी 1932 से पहले जो है ये गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 में बोला गया क्वाट्रो प्रो किस प्रकार का कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो ये जो क्वाट्रो प्रो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये किस प्रकार का जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। स्प्रेडशीट जो है प्रकार का ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये स्प्रेडशीट जो है MS वर्ड का ही जो है पैकेज है। ठीक है, MS वर्ड के अंदर ही आपको मिलता है। MS जो है वो होता है, MS एक्सेस होता है। ठीक है, MS पावर पॉइंट होता है। ठीक है, ये तीनों ही जो है माइक्रोसॉफ्ट के पैकेज के अंदर मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें 35 की, श्रम संगठन की जो स्थापना है किस वर्ष हुई थी? तो श्रम संगठन की जो स्थापना है ये 1919 के अंदर हुई थी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 35 का। ठीक है, 1919 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? जिनेवा के अंदर। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करूं तो भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति संयंत्र कार्यक्रम तैयार किया गया था। तो किसने भारत का जो है, यहाँ पे लिख लेना, किसने भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति संयंत्र को जो है तैयार किया था? किसने किया था? तो ये किया था भाई होमी जहांगीर भाभा ने जो है ये किया था। और इन्हीं को जो है परमाणु जनक भी बोला जाता है, परमाणु जनक बोला जाता है। ठीक है, और ये होमी जहांगीर बाबा के बारे में जो कंप्लीट डिटेल है मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूं, तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। बस ये मैं बता देता हूं, जो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था वो कौन सा था? अप्सरा था, जिसको 1956 में लगाया गया था। ठीक है, ये 1956 में जो है इन्हीं के द्वारा लगाया गया था, होमी जहांगीर भाभा के द्वारा लगाया गया था। 36 में कहूँ तो इसरो ने 2017 में आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से अकाल नहीं आएगा, ये एकल आएगा। एकल रॉकेट से कितने उपग्रह का प्रक्षेपण कर विश्व कीर्तिमान जो है स्थापित किया था? तो ये 104 किए थे। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 37 का। तो ये 104 जो है रॉकेटों को लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से। ठीक है, 2017 के अंदर इसरो ने किया था। और इसरो का जनक किसे माना जाता है? इसरो की स्थापना अंतरिक्ष जनक, अंतरिक्ष जनक भारत का, परमाणु जनक भारत का। तो परमाणु जनक तो मैंने ऊपर बता दिया, अंतरिक्ष का माफ कीजिएगा, परमाणु जनक तो भाभा जहांगीर को बोला जाता है, लेकिन भारत का जो अंतरिक्ष जनक है वो किसको माना जाता है? वो विक्रम साराभाई को बोला जाता है। ठीक है, विक्रम साराभाई को। और इसरो की स्थापना की बात करूँ तो 1969 में जो है ये इसकी स्थापना की गई थी। 38 की बात करूँ तो 38 में क्या कहा गया है? इनमें से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है? तो विश्व की सबसे लंबी जो नहर है वो हो जाएगी बीजिंग हांगजाऊ ग्रैंड नहर जो है ये विश्व की सबसे लंबी नहर हो जाएगी। ये कहाँ पर अवस्थित है? चाइना के अंदर ये अवस्थित है। ठीक है, तो ये चीन के अंदर अवस्थित है। बीजिंग हांगजाऊ ग्रांड नहर जो है विश्व की सबसे लंबी
नहर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और 39 में बोला गया है किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है। तो ये जो लोक सेवक होते हैं इनको क्या बनने की अनुमति नहीं होती है। 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो लोक सेवक जो होते हैं, लोक सेवक जो IAS PS PCS होते हैं ना, ये लोक सेवक ही होते हैं। इनको जो है क्या बनने की जो है अनुमति नहीं होती है, सांसद बनने की जो है इनको अनुमति नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद तो ये थे आज के क्वेश्चन जो हमने देख लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, लगातार तैयारी करते रहें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलता रहे। और टेलीग्राम को जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना, चाहे आपको PDF जो है हर प्रकार की टेलीग्राम पर मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।